नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। घर में सब लोग बाहर हॉल में ही बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। तभी छोटे बेटे बहू भाविक और निशा ने घर में प्रवेश किया। निशा अपने मायके गई हुई थी। उसके मायके में कोई प्रोग्राम था, इसलिए पूरे 3 दिन बाद वो भाविक के साथ विदा होकर यहाँ आई थी। खैर, निशा ने सबको प्रणाम किया और अपना सामान लेकर कमरे में चली गई। भाविक ने थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें की और अपने कमरे में जाने लगा। बेटा, क्या देकर भेजा है तेरे ससुराल वालों ने तुझे? तूने तो बताया ही नहीं मुझे। आखिर हम भी तो जाने कि क्या दिया है उन्होंने अपने जमाई को। शीला जी अपने बेटे भाविक से बोली। मम्मी, उन्हें जो देना था उन्होंने दे दिया और मैंने उनका आशीर्वाद समझ कर ले लिया। अब इससे ज़्यादा क्या बताना। भाविक बात पलटते हुए बोला। अरे, तू भी हद करता है। बताने में तुझे शर्म आ रही है क्या? तेरा बड़ा भाई रजत भी तो मुझे सब कुछ आकर बताता था कि उसके ससुराल वालों ने उसे क्या दिया है, तो तू क्यों नहीं बता रहा? शीला जी बोली। मम्मी, भैया की बात अलग है। वो आकर आपको सब कुछ बताता था, पर मुझे कोई शौक़ नहीं है। पापा जी ने जो मान सम्मान के साथ दे दिया, बस वही बहुत है। कहकर भाविक अपने कमरे में चला गया। देखा कैसे ससुराल वालों का होकर रह गया है। अपनी माँ तक को नहीं बता रहा है कि उसके ससुराल वालों ने क्या दिया है। शीला जी वहाँ बैठे अपने बेटे रजत और बेटी गीता से बोली। अरे मम्मी, सब त्रिया चरित्र है। तुम्हारी छोटी बहू ने तो आते ही देख लो तुम्हारे छोटे बेटे को अपने वश में कर लिया है। तुम कहती थी ना कि मेरा छोटा बेटा मेरा लाडला बेटा है। आज वही छुपा रहा है तुमसे बातें। रजत भी क्या कम था, वो भी बोला। ये सब बातें अंदर रसोई में काम करती हुई रजत की पत्नी काम्या को सुनाई दे रही थी। सुनकर उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था। कैसा आदमी है ये, अपने ही घर की औरतों पर टीका टिप्पणी कर रहा है। मन ही मन सोचती हुई वो अतीत में खो गई, जब वो शादी करके इस घर में आई थी। घर में सास शीला जी, पति रजत, छोटा देवर भाविक और ननद गीता थी। रजत की शुरू से ही आदत थी कि उसके ससुराल से उसे जो कुछ मिलता वो आकर शीला जी को ज़रूर बताता। न सिर्फ ये बताता कि उसे क्या दिया गया है, बल्कि उसके मायके में क्या क्या बातें हुई वो तक आकर शीला जी को बोल देता। बताने में परेशानी नहीं थी, लेकिन समस्या तो यह थी कि उसके बाद 2-3 दिन तक सुबह शाम उठते बैठते बस यही बातें होती रहती थी और फिर उसे नई टीका टिप्पणी सुनने को मिलती थी। शुरू शुरू में तो काम्या चुप रही, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो उसने पलटकर जवाब देना शुरू कर दिया और इस कारण से घर का माहौल बिगड़ने लगा। हालांकि उसका देवर भाविक समझदार था। वो इन बातों को समझता भी था और कई बार अपने भाई को रोकता भी था। भाई, क्या हर छोटी छोटी बातें तुम आकर मम्मी को बोल देते हो? थोड़ा तो बड़प्पन खुद में भी रखो। अरे, क्या गलत कर रहा हूँ मैं? जो सच है वही तो बता रहा हूँ, रजत तुनक कर जवाब देता। भाई, दो परिवारों के बीच में मान सम्मान, शांति और रिश्ते बनाए रखना सिर्फ बहू की अकेली की जिम्मेदारी नहीं होती है, दामाद को भी योगदान देना पड़ता है। तू दे देना तेरे ससुराल में योगदान, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। छोटा है, छोटा ही बनकर रहे। रजत बस इस तरह से कहकर भाविक को चुप करा देता। भाविक की शादी के कुछ दिन पहले रजत की बेवकूफ़ी के कारण काम्या की मम्मी और शीला जी में अच्छी खासी बहस भी हो गई थी। दरअसल हुआ यूं कि काम्या के भतीजे का मुंडन का प्रोग्राम था। उन्हीं दिनों उसके पापा की हार्ट सर्जरी हुई थी, इसीलिए ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं किया गया था। सिर्फ घर के खास रिश्तेदारों को और काम्या के परिवार वालों को बुलाया गया था। उसकी मम्मी ने उसे ज़्यादा कुछ लाने के लिए साफ मना कर दिया था। खैर, काम्या के परिवार से सब लोग गए थे और खा पी कर वापस भी आ गए। बस काम्या और रजत ही वहाँ रुके थे। उस समय काम्या की मम्मी ज़्यादा विदा कुछ दे नहीं पाई थी।
उन्होंने रजत को अपना बेटा समझकर ही कहा था, दामाद जी, अभी स्थिति ठीक नहीं है। फ़िलहाल तो मैं आपकी मम्मी जी के लिए कपड़े और लिफाफा और थोड़ा बहुत ही शगुन के तौर पर सामान दे रही हूँ। आप लोगों की विदाईगिरी मैं बाद में दे दूँगी। रजत ने वहाँ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आकर अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया। उस पर शीला जी ने जो मुंह में आया वो बोलना शुरू कर दिया। अरे, ऐसा क्या बिल्कुल भिखारी हो गए हैं तेरे परिवार वाले, जो दामाद को भी खाली हाथ भेज दिया? जब काम्या ने रजत से बात की तो रजत ने भी उससे बहस कर ली। क्या बेइज्जत करने के लिए बुलाया था मुझे तुम्हारे मायके में? दामाद को देने की औकात भी नहीं है क्या? उससे ज़्यादा सामान तो हम लेकर गए थे वहाँ पर। उसके बाद तो आस पड़ोस क्या, रिश्तेदार क्या, जहाँ मौका मिलता वहीं ये बात होने लगी। अब उड़ती उड़ती यह खबर काम्या की मम्मी तक पहुँच गई। उन्हें वाकई बहुत बुरा लगा। उनकी बेटी को सिर्फ विदाई के लिए कितना सुनाया जा रहा है, सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसी समय अपनी अंगूठी और पायल गिरवी रखवाई और उससे आए पैसे से विदाई का सामान खरीदकर काम्या के घर पहुंच गई और विदाई शीला जी और रजत के हाथ में पकड़ाकर शांतिपूर्वक बोली, क्षमा कीजिएगा समधन जी, गलती हो गई कि हम समय से विदाई नहीं दे पाए, पर कम से कम आपको भी हमारा मान रखना चाहिए था। यूँ रिश्तेदारों को बोलना अच्छी बात नहीं। बस उसके बाद शीला जी ने ऊल जुलूल बोलना शुरू किया। आखिर काम्या की मम्मी भी कब तक बर्दाश्त करती, सो उन्होंने भी कह दिया, समधन जी, ये कोई तरीका नहीं होता है बात करने का। लड़की वाले हैं तो क्या हुआ, आप हमें कुछ भी सुनाएंगे? बहस और भी बढ़ जाती, लेकिन काम्या की मम्मी वहाँ से रवाना हो गई। हालांकि उसके बाद अब उनके रिश्तों में इतना अपनापन नहीं रहा। रजत से भी वो लोग बहुत सोच समझ कर बोलते थे, ज़्यादा बात करना पसंद भी नहीं करते थे। लेकिन अब रजत को ये शिकायत रहती थी कि उसके ससुराल वाले उससे ठीक से बात नहीं करते थे, उसके पास बैठना भी पसंद नहीं करते। उसके ससुराल में मान सम्मान नहीं है, वो तो उसे पूछते तक नहीं। खैर, अब भाविक की भी शादी हो चुकी थी, पर भाविक घर आकर हर बात नहीं बोलता था। जो सामान सामने दिख जाता वो बता देता, पर किसने क्या कहा, क्या बातें हुई, ये सब छोटी छोटी बातें नहीं बोलता। अभी कल उसके ससुराल में उसकी साली की सगाई का प्रोग्राम था, तब सब लोग जाकर आए थे, पर वहाँ भाविक का बड़ा सम्मान था। खुद रजत ने भी ये सब नोटिस किया था। भाविक आज ही अपनी पत्नी के साथ वहाँ से आया था, पर आज भी उसने कुछ नहीं बोला। खैर, अभी सब लोग बाहर बैठकर भाविक की बुराई कर ही रहे थे कि इतने में काम्या सब के लिए चाय लेकर आई। उसे देखते ही शीला जी ने बात को पलटते हुए रजत से कहा, पर एक बात माननी पड़ेगी, भाविक के ससुराल में जो उसकी इज्जत है ना, वो तुझे तेरे ससुराल में तो नहीं मिलती। तेरे ससुराल वालों को भी उनसे सीखना चाहिए कि दामाद की इज्जत कैसे की जाती है। हाँ, यह बात तो बिल्कुल सही कहा मम्मी आपने। कैसे भाविक भैया के ससुराल में सब उनके आगे पीछे घूम रहे थे, हर बात में उन्हें आवाज़ लगा रहे थे, पर रजत भैया के ससुराल में ऐसा नहीं होता। गीता ने कहा, अरे मम्मी, इज्जत देना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, इसी से पता चलता है कि ख़ानदान कैसा है। रजत ने भी ताना कसते हुए कहा, पर यह बात काम्या को चुभ गई। काम्या ने पलटकर रजत से कहा, दामाद बन जाने से ही इज्जत नहीं मिलती, इज्जत को कमाना पड़ता है, और वो भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। रिश्तों को निभाने का भार सिर्फ बहुओं के कंधे पर ही नहीं होता, दामाद के कंधों पर भी होता है, और ये हर किसी के बस की बात नहीं। काम्या भी खरी खरी सुनाकर चली गई। पीछे हर कोई मुंह फुलाकर बैठ गया, लेकिन काम्या ने भी किसी को मनाना ठीक नहीं समझा।